नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है और nवें पद को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों हमने अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर कुछ ऐसे उदाहरण या फिर कुछ ऐसे चित्र देखे होंगे जिसके अंदर एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण किया जाता है या फिर एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे उदाहरण मैं लेके आया हूँ जिसके अंदर कुछ एक निश्चित प्रतिरूप को अनुसरण करवाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक सीढ़ी है, ठीक है। तो इस सीढ़ी के अंदर एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इस सीढ़ी के दो डंडे हैं, उन डंडों के बीच में देखिए ये जो इसमें पहली सीढ़ी है वो बड़ी है और जैसे ही आप अगली सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो ये सीढ़ी देखिए छोटी हो जाती है, ठीक है। कुछ दूरी, कुछ एक निश्चित दूरी से ये एक छोटी हो जाती है, ठीक है, कुछ निश्चित लंबाई से। फिर आप ऊपर तीसरी सीढ़ी पर बढ़ेंगे तो देखिए ये जो सीढ़ी है इस दूसरी सीढ़ी से छोटी है और आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं चौथी सीढ़ी। जो चौथी सीढ़ी क्या है, इस पहले वाली सीढ़ी से अपने से पहले वाली यानी कि तीसरी सीढ़ी से छोटी है। तो कुछ एक निश्चित लंबाई से ये सीढ़ियाँ क्या हो जाती है, कम होती जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर की जैसे ही जाएंगे तो ये सीढ़ी और कम हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे तो ये सीढ़ी की लंबाई और थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप सबसे अंत में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे आपको सबसे छोटी लंबाई की ये सीढ़ी यानी कि ये डंडी आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस सीढ़ी के अंदर ये जो इन डंडियों की लंबाई है बीच में, ये आप देख सकते हैं ये एक निश्चित संख्या से छोटी होती जा रही है इनकी लंबाई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे बॉक्स को आपस में जमाया है। तो ये बॉक्स की जो जमावट है एक निश्चित पैटर्न यानी कि आप कह सकते हैं निश्चित प्रतिरूप को फॉलो कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसी एक बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख दिया गया है, यानी कि ये अब कितने हो चुके हैं, दो बॉक्स हो चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स और ये इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया गया है, यानी कि ये 3 बॉक्स हो चुके हैं। और आगे आप जाएंगे तो ये कितने हैं, 4 बॉक्स। इसी प्रकार आप 5 बॉक्स और इसी प्रकार आपको सबसे अंत में 6 बॉक्स मिलेंगे। तो इनमें जो एक निश्चित पैटर्न आया वो क्या आया है, ये जो बॉक्स की संख्या है आपस में ये क्या है, 1 से बढ़ रही है। देखिए ये 1 से 2 पे जाने के लिए आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा, फिर वापस 2 से 3 बॉक्स पे जाने के लिए आपको 1 बॉक्स और रखना पड़ेगा, फिर 4 की ओर जाने के लिए प्लस 1 बॉक्स यानी कि 1 बॉक्स और रखना पड़ेगा। इसी प्रकार 4 से 5 जाने के लिए 1 बॉक्स, फिर 5 से 6 जाने के लिए 1 बॉक्स आपको रखना पड़ रहा है। यानी कि इसमें क्या है, बॉक्स की जमावट इस प्रकार है कि यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न दिख रहा है हमें कि एक बॉक्स को एक बॉक्स के ऊपर रखते जा रहे हैं ऐसे सीक्वेंस से, यानी कि बारी बारी से। तो यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ये बॉक्स है एक निश्चित प्रतिरूप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिट गया है, इसको मैं वापस बना देता हूँ। ये कुछ लड़कों की मैंने लाइन बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी कि एक निश्चित प्रतिरूप को अनुसरण कर रही है, ठीक है, निश्चित प्रतिरूप का। कैसे, देखिए ये प्रतिरूप क्या है, यहाँ पर इस लड़कों की लाइन के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक छोटी हाइट वाला रखा है, उसके बाद में उससे थोड़ी सी बड़ी हाइट वाला, उसके बाद में उससे थोड़ी एक बड़ी हाइट वाला। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो लाइन है ये जो हाइट है उसका एक आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम है। आप देख सकते हैं ये लाइन एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक निश्चित प्रतिरूप को फॉलो कर रही है। यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ होगी, मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 मीटर तो ज़्यादा हो जाएगी, आप ऐसा मान सकते हैं 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद मान लीजिए 55 सेंटीमीटर, इसके बाद मान लीजिए 60 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये जो 50 से 55 हुआ है 5 की बढ़ोतरी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतराल है। फिर 55 से 60 हुआ है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का अंतराल है। इसी प्रकार आप आगे जाएंगे तो आपको 65 सेंटीमीटर की हाइट वाला लड़का मिलेगा, फिर उसके बाद में 70 सेंटीमीटर हाइट वाला, फिर उसके बाद में 75 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं इन बच्चों को लाइन में जमाया गया है। यानी कि ये जो लाइन है एक निश्चित हाइट के कह सकते हैं आप अंतराल में बढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार मैंने एक और आप देख सकते हैं जमावट ली है, यहाँ पर मैंने संख्याओं की जमावट ली है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक संख्याओं की जमावट है जो कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक प्रतिरूप का अनुसरण कर रही है। कैसे, देख सकते हैं आप ये सब क्या है, क्रमागत संख्या 1 2 3 4 और इनका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। देखिए पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। अब आप अपने दिमाग से अनुमान लगाइए कि आगे क्या आएगा, आगे आएगा आपका 6 का वर्ग आएगा, ठीक है। इसमें भी हम आगे लगा सकते थे कि भाई ये जो सीढ़ियाँ की डंडियों, ये जो डंडियों की लंबाई है ये किस
आप कह सकते हैं अंतराल से कम होती जा रही है, तो इस प्रकार हम आगे वाली भी ऐसे बता सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक जो बॉक्स है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब है पहले एक बॉक्स, फिर उसके ऊपर एक रखा यानी कि 2 बॉक्स, फिर 2 के ऊपर एक रखा यानी कि 3 बॉक्स, फिर 3 के ऊपर एक बॉक्स रखा तो 4 बॉक्स, इस प्रकार 5 बॉक्स, इस प्रकार 6 बॉक्स। आप अपने दिमाग से बता सकते हैं कि आगे कितने बॉक्स आएंगे, 7 बॉक्स आएंगे, क्योंकि ये 6 हैं और एक आप उसके ऊपर रखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसकी जितनी हाइट आएगी उसमें आपको 5 सेंटीमीटर यानी कि ये जो हाइट बढ़ रही है एक निश्चित अंतराल से, उस अंतराल को जोड़ना है आपको और इसके बाद उसकी भी हाइट आ जाएगी अगले वाले की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ और संख्याओं की जमावट लिखी है, देख लेते हैं इन संख्याओं की जमावट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस संख्याओं की जमावट में जो पहली संख्या है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, इसके बाद की जो संख्या है वो 6 है और उसके बाद की जो संख्या है वो 12 है। तो आप देख सकते हैं ये जो संख्याओं की जमावट है एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक प्रतिरूप का अनुसरण कर रही है। कैसे, 3 से 6 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको 6 से 12 जाने के लिए वापस आपको 6 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 12 को 24 जाने के लिए आपको 12 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो आप देख सकते हैं पहली संख्याओं को छोड़ के जो आगे वाली संख्या है वो कैसे आ रही है, पीछे वाली संख्याओं को 2 से गुणा करके आ रही है। इस प्रकार आप इसमें जो आगे वाली संख्या उसका भी पता कर सकते हैं, 2 से गुणा हो रहा है तो 100% बात है कि यहाँ पर ये भी 24 को क्या 2 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, आपका 48 आएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे संख्याएं आती जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें जो संख्याओं का पैटर्न था यानी कि इसमें जो संख्याएं आ रही है उसका जो प्रतिरूप है वो क्या है, 2 से गुणा करते जा रहे हैं प्रत्येक संख्या को, पहली संख्या को छोड़कर। अब इन संख्याओं की जमावट को देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/1 है, फिर आगे क्या आ रहा है आपका 1/3 आ रहा है, उसके बाद आपके पास 1/5 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 1/1 है यहाँ पर इन देखिए ये सारी भिन्न है, इस भिन्न में देखिए अंश 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 सब क्या एक है। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन आप इन भिन्न के हर की ओर देखेंगे तो यहाँ से ये हर क्या हो गया, 1 से 3, फिर ये हर क्या हो रहा है 3 से 5, फिर ये हर क्या हो रहा है 5 से 7। कहने का मतलब है हर में बारी बारी से क्या जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। ठीक है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, वापस 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो संख्याओं की जमावट है इसमें जो पहली संख्या है उसको छोड़ के जो आगे वाली संख्या है वो कैसे प्राप्त की जा रही है, उससे पहले वाली संख्याओं के हर में 2 जोड़ के प्राप्त की जा रही है। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे वाली संख्या क्या आएगी, हमें क्या करना है 7 में 2 जोड़ देना है तो कितना आएगा 1/9 आएगा। ठीक है, ये संख्याओं की जमावट है और इन संख्याओं का जमावट का जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है वो क्या है, हर में 2 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और संख्याओं की जमावट लिखी गई है। देखिए जिसमें पहली संख्या क्या है 5 है, उसके बाद वाली संख्या 10 है, उसके बाद वाली संख्या 15 है, फिर ऐसे 20 है। तो आप देख के ही पता लगा देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 में +5 जुड़ेगा तब क्या आएगा 10 आएगा। फिर आपको 10 से 15 जाना है तो उसमें भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, +5 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 5 से 10 जाने के लिए आपको 5 को 2 से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आप आगे देखिए 10 से 15 जाने के लिए आप 2 से गुणा थोड़ा ना कर पाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, आगे तो 15 है तो आपको 2 से गुणा नहीं, आपको 5 जोड़ना है। ठीक है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब आप अगले वाली संख्या का भी पता कर सकते हैं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। इस प्रकार आप आगे भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं ऐसे जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो ये है आपकी संख्याओं की जमावट और ये है कुछ उदाहरण। ठीक है, जिसमें एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है यानी कि एक प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं ये। ठीक है, अब हमें जो है इन्हीं ही संख्याओं की जमावट में एक ऐसी संख्याओं की जमावट की बात करनी है जिसमें जो संख्या है पहली संख्या को छोड़ के जो उससे आगे वाली संख्याओं की जमावट में जो आगे पहली संख्या को छोड़ के जो आगे संख्या आती है वो कुछ एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उदाहरण था, यहाँ पर ये जो अंतिम वाला उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 10, 25 ऐसे करके आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही संख्याओं की जमावट की हमें यहाँ पर बात करनी है। समांतर श्रेणी में हमें ऐसी ही संख्याओं की जमावट की बात करनी है जिसमें आपको जो ये पहली संख्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो संख्या है इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक है, पद या फिर आप अंग्रेजी में इसको टर्म कह सकते हैं। ठीक है, टर्म कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, कुछ एक निश्चित संख्या को जोड़ के प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर +5 को जोड़ के। फिर आपको 10 से 15 बजा रहे हैं, मतलब कि 10 आ गया, 10 के बाद 15 कैसे प्राप्त कर रहे हैं, जो 15 से पहले जो संख्या थी वो क्या थी 10 था, 15 से जो पहले वाला पद 10 था, उस 10 में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं 5 को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप जोड़ने पर कुछ एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगली वाली संख्या प्राप्त कर रहे हैं, अगले वाले पद यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे कुछ उदाहरण आगे लिखता हूँ, ऐसे ही कुछ संख्याओं की जमावट लिखता हूँ, फिर उस संख्याओं की जमावट में हम बात करते हैं। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर कुछ संख्याओं की जमावट लिखी है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ संख्याओं की मैंने यहाँ पर सूची लिखी हुई है। अब इन संख्याओं की जमावट को हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली जो जमावट है संख्या की, यहाँ पहली सूची है वो क्या है, पहली जो संख्या है उसमें क्या है 1 है, उसके बाद क्या आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, उसके बाद क्या आता है आपका 3, फिर क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अब ये जो संख्याओं की जमावट है यहाँ सूची है एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक प्रतिरूप का अनुसरण कर रही है। कैसे, आप ये पहली संख्या लिखे हैं और इस पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या यहाँ पर 2 प्राप्त किए हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे, जब 1 में हम इस 1 को जोड़ेंगे तब 2 आएगा। फिर 2 से आपको 3 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको 3 से 4 जाने के लिए वापस आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं इस पहली संख्या को छोड़कर जो अगली संख्या है, आने वाली संख्या है, वो कैसे प्राप्त की जा रही है, वो जो संख्या प्राप्त कर रहे हैं उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़कर, यानी कि 2 प्राप्त करना है तो 2 से पहले 1 है तो 1 में आपको 1 जोड़ना है, फिर आता है 2, फिर आपको 2 में 1 जोड़ना है, फिर आता है 3, फिर 3 में 1 जोड़ना है, 4 आता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो ये मैं संख्या कह रहा हूं, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या। अब यहाँ पर ये जो संख्या है इनको आप क्या कहेंगे, पद कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पद, यानी कि टर्म कहेंगे। अभी मैंने बताया आपको, यानी कि क्या कहेंगे इनको, पद। जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया इस सूची का तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ठीक है। इस प्रकार इस संख्याओं की सूची को देखिए, ये 100 है, फिर ये 100 से 70 बन रही है, देखिए 100 से 70 बन रही है, फिर ये 70 से 40 बन रही है, फिर ये 40 से आपकी 10 बन रही है, ठीक है। तो आप इस संख्या की सूची को देखिए, 100 से 70 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 को घटाना पड़ेगा, 30 को घटाना पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं -30 को इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना जोड़ रहे हैं, -3। भाई 100 में -30 जोड़ेंगे तभी तो 70 आएगा। फिर आप 70 में वापस -30 जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। फिर आपको 40 में वापस -30 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार आप आगे वाली संख्या भी, आगे वाला पद भी निकाल सकते हैं। इस संख्या की जमावट या इस संख्या की सूची में पहली संख्या 100 थी, फिर दूसरी यहाँ पर क्या बन गई, 70 बन गई। कैसे, हमने इसमें 30 को जोड़ दिया तो 70, फिर 70 में -30 जोड़ेंगे तो 40, फिर 40 में -30 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इस संख्याओं की जमावट या इस संख्या की सूची देखिए, देखिए ये -3 है, -3 से आपको -2 की ओर जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, -3 से -2 जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, यानी कि -3 में जब आप +1 करेंगे तो कितना आएगा, -2। फिर आपको -2 से -1 जाना है तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, +1, यानी कि 1 आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको -1 से 0 पे जाना है तो फिर आपको 1 का +1 जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो इस सूची का पहला पद है वो -3 है, फिर उसका दूसरा पद हमने कैसे ज्ञात किया है, +1 को जोड़ने पर। अभी तो मैंने बात की है, ये जो संख्याओं की जमावट है इसमें पहली संख्याओं को अगर छोड़ दे तो आगे वाली संख्या कैसे आती है, जो आगे वाली संख्या उससे पहले वाली संख्याओं में कुछ निश्चित संख्या जोड़ कर आती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक जोड़ने पर। अब यहाँ पर आप देखिए 3 है, 3 से 3, फिर वापस 3 से 3, फिर वापस 3 से 3 से 3 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 को जोड़ना पड़ेगा। फिर वापस आपको 3 से 3 जाना है तो वापस आप 0 जोड़ दीजिए। फिर वापस आपको 3 से 3 जाना है तो वापस आप 0 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस सूची में भी आपको एक निश्चित संख्या यानी कि 0 को जोड़ना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जितनी भी संख्याओं की जमावट थी, जितनी भी संख्याओं की सूची थी, इनमें जो प्रतिरूप है वो समान है। समान मतलब सब में एक जैसा ही है। क्या है, सब में एक जैसा ही है। तो यहाँ पर आप देखिए सब में कुछ एक निश्चित संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 और 2 के बीच का अंतर, 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 है। फिर 3 और 2 के बीच का अंतर, ये जो पद हैं, जो 2 क्रमागत पद है, ये 2 क्रमागत पद, ये 2 क्रमागत क्रम से आगे, मतलब ऐसे बारी बारी से, ये 2 क्रमागत पद, ये 2 क्रमागत पद, ये 2। अब इस सूची में अगर बात करें तो इन 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना, 1 है। फिर इन दोनों के बीच का जो अंतर है क्रमागत, वो भी कितना, 1 है। इन दोनों के बीच का जो पदों का अंतर है वो भी कितना, 1 है। तो आप कह सकते हैं इनके ये जो संख्या सूची थी, इनमें जो पद थे उन पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, एक जैसा अंतर है। इस सूची में भी आप बात करेंगे तो इस दोनों के पदों के बीच का अंतर -30, इन दोनों का अंतर -30, इन दोनों का अंतर -30। यहाँ पर भी देखिए जो पदों का अंतर आया वो कितना आया, -30 आया, जो कि क्या सभी में समान है। इस सूची में भी देखिए 1 1 1, तो मतलब इनके पदों का जो बीच का अंतर आ रहा है वो भी क्या है, समान है यहाँ पर। और इस सूची में जो पदों का अंतर आया वो क्या है, 0, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें भी यहाँ पर पदों का अंतर क्या है, समान है। अब पदों का अंतर समान है, यानी कि आप अंतर समान है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, समांतर। क्या कहेंगे, समांतर। कैसे नाम बना, सम, मान और अंतर, ठीक है भाई। समांतर से ही इस समान अंतर, देखिए नहीं, पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए समान अंतर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, समांतर। और श्रेणियों का मतलब क्या होता है, श्रेणियां मतलब जिसमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का जो सार्वनुपात, यहाँ पर आप कह सकते हैं सार्वअंतर समान हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो प्रोग्रेशन, तो आप कह सकते हैं जो बढ़ती हो एक निश्चित पैटर्न से बढ़ती हो, मतलब कि जो एक निश्चित प्रतिरूप का फॉलो करता है या अनुसरण करती है, उनको श्रेणियां कहेंगे। और इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणियां।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणियों का मतलब क्या होता है। समान अंतर यानी कि जो आपको संख्याओं की जमावट दी जाएगी उनमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच में क्या होगा, आपका अंतर समान होगा, मतलब समान अंतर से वो आगे बढ़ेगी। और यही जो समान अंतर है यही सब क्या है, समांतर श्रेणी है। ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समान अंतर है। ये भी जो संख्याओं की सूची है समांतर श्रेणी, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब जो ये समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसको एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी आपकी क्या, एक एपी है, और ये भी आपकी क्या है, एक एपी है, ये भी आपकी क्या है, एक एपी है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक एपी है, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याओं की सूची और संख्याओं की जमावट थी, ये सब क्या है, अपने आप में एक समांतर श्रेणी है, या आप कह सकते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, एपी है। अब ये तो कुछ हुई समांतर श्रेणी। अब मैं कुछ एक निश्चित समांतर श्रेणी लेके चलता हूं और उसमें हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है, और समांतर श्रेणी का nवां पद और nवें पद को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर दो समांतर श्रेणी लिखी है, आप देख सकते हैं एपी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, आपकी किताब में एपी ही लिखा है, यहाँ पर भी मैंने दो एपी लिखी है, ठीक है। अच्छा, ये एपी मेरे को ऐसे नहीं लिखनी थी, ये एपी ऐसे ऐसे करके आपको 75 तक लिखनी थी, बस ऐसे ही, मतलब यहाँ पर सबसे अंतिम पद भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी की अगर बात करें तो ये समांतर श्रेणी है। कैसे, यहाँ पर जो पदों के बीच का अंतर है, समांतर श्रेणी पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई संख्याओं की जमावट दी जाएगी और उन संख्याओं की जमावट में दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये अंतर, इन दो का अंतर, इन दो का अंतर, इन दो का अंतर, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अगर समान है तभी वो क्या है, आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब ये हमें एक एपी दी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं संख्याओं की जमावट। चलिए मैं यहाँ पर आपको ये ऐसा मान के चलता है, ये एक संख्याओं की जमावट है। हमें क्या करना है, इनके बीचों पदों का अंतर चेक करना है। तो पदों का अंतर कैसे चेक करते हैं, जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाला पद घटा देंगे, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं, आप अगर इनका नाम दे तो ये A1 हो जाएगा पहला पद, ये A2 हो जाएगा दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद हो जाएगा, ये आपका चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप A5 A6 ऐसे ऐसे करके छठा सातवां आठवां कितने नंबर का भी आप पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 और ये आपका 7 है, ठीक है। तो पदों का अंतर क्या आएगा, 7 - 3, भाई 7 - 3 यानी कि आप कह सकते हैं A2 - A1। तो 7 - 3 कितना आएगा, आपका 4 आएगा। भाई 7 - 7 क्या है, A2 यानी कि दूसरा पद है और ये आपका पहला पद है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जो समांतर जो आपको संख्याओं की जमावट दी जाती है उसमें आपको सबसे पहले आपको क्या है, ये अंतर चेक करना है, ठीक है। तो 4 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों का बीच का अंतर चेक करेंगे, यानी कि A3 - A2, यहाँ पर करेंगे A3 - A2। A3 कितना है, 11, और A2 कितना है, 7। इन पदों का बीच का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 4। इसी प्रकार आपको अगले वाले पद का अंतर चेक करो, यानी कि A4 - A3 करेंगे आप। तो A4 कितना है, 15 माइनस, और ये कितना है, 11। तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें जो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखिए, 4, यहाँ पर भी क्या है, 4, यहाँ पर भी क्या है, 4, यानी कि समान आया है। तो इनके अंतर है वो समान है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। तो आप इसके नाम के आगे पीछे इस संख्याओं की जमावट के आगे आप ऐसे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हम अंतर निकाल रहे, समान अंतर निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं इन समान अंतर को ही, यहाँ पर जो ये आप समान अंतर निकाल रहे हैं, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और ये सभी का समान आएगा। और ये जो समान अंतर है, इन समान अंतर को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, सार्व अंतर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। ध्यान रखना, जो आपको संख्याओं की जमावट देती है, अगर वो समांतर श्रेणी है, यानी कि इनके पदों के बीच का अंतर समान है, तो जो वो अंतर आया है, जो समान अंतर यहाँ पर देखिए 4 आया है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर सार्व अंतर। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं, याद रखिएगा, स्मॉल डी से इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब सवाल आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको स्मॉल डी से लिखूंगा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। सभी पदों का जो अंतर आएगा समान, वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। अब यहाँ पर तो ये एपी हो चुकी है, क्योंकि समान पदों का अंतर समान है, इसीलिए ये जो पहला पद लिखा रहेगा, मैंने बताया नहीं, इन संख्याओं को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मैंने ऊपर नाम भी लिखे हैं बकायदा, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके आगे तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहला यहाँ पर लिखा होगा, इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म कहेंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर ए भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, A1 भी लिखा रहता है। आपकी किताब में ज्यादातर कहाँ क्या लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा। तो याद रखिएगा, समांतर श्रेणी का जो पहला पद लिखा रहेगा उसको प्रथम पद कहेंगे, उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं।
और जो इन पदों का अंतर आएगा वो समान आएगा। समांतर है ना भाई, नाम क्या है समांतर श्रेणी, तो समान अंतर होगा। तो वो जो समान अंतर है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। सार्व मतलब सभी का और अंतर का मतलब अंतर। सार्व अंतर यहाँ कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डी कहेंगे। याद रखना, इस बात को याद रखना, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डी कहेंगे। और प्रथम पद यहाँ पर ए कहलाता है, सार्व अंतर यहाँ पर डी कहलाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक और समांतर श्रेणी लिखी है, इसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। मैंने अभी चेक किया नहीं कि आपको पदों का जो संख्याओं की जमावट सूची दी जाएगी, उसमें सबसे पहले आपको ऐसे a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 अंतर कैसे निकालेंगे, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, जैसे a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3। अब मैंने कोई एक और समांतर श्रेणी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्रथम पद। अब मैं यहाँ पर चेक नहीं करूंगा, ये पहले से ही आपको समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा, प्रथम पद। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पद, ये क्या है, ए है, क्या है, ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार इनके बीच का अंतर आप देख सकते हैं, 5 और 10 के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 5। इनके बीच का अंतर क्या आएगा, प्लस का। अंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। यहाँ पर ये a1 है, यहाँ पर ये a2 है, यहाँ पर ये a3 है, यहाँ पर ये a4 है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे और ये कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। और इनके जो ये बीच का अंतर आया है, यानी कि सार्व अंतर आया है, जो डी यहाँ पर क्या है, डी सार्व अंतर, वो यहाँ पर क्या आएगा, इनके बीच का जो अंतर है वही सार्व अंतर है, यानी कि कितना है यहाँ पर प्लस का 5 है। ठीक है, इनके जो बीच का अंतर आया वो कितना आया, प्लस का 5, और ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। और जो आगे पहली पद या पहली संख्या लिखी रहती है वो यहाँ पर प्रथम पद होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, देखिए यहाँ पर क्या डैश डैश करके आगे जा रहा है, और यहाँ पर देखिए डैश डैश करके अंत में एक संख्या आ रही है, यानी कि 75 लिखा हुआ है अंत में, उसके बाद में कुछ डैश नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डैश डैश का मतलब ये समांतर श्रेणी ऐसे बढ़ती जा रही है, और आगे संख्याएं क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर जो आगे है उनकी अनिश्चित संख्या है, तो अपरिमित संख्या है। तो ये जो एपी कहलाएगी, ये कैसी एपी है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। ठीक है, अपरिमित, ठीक है नहीं, अपरिमित, इनफाइनाइट ये, ठीक है, इनफाइनाइट आगे जाएगी, तो ये अपरिमित समांतर श्रेणी है। और इसी प्रकार अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखिए अंत में एक पद है, उसके आगे कोई पद नहीं है, तो इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है, फाइनाइट है। ठीक है, तो निश्चित है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, निश्चित। ये थोड़ा ऐसे गड़बड़ लिखते हैं, ये निश्चित, तो इसमें क्या है, पदों की संख्या निश्चित है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये तो अपरिमित है, तो ये परिमित है पदों की संख्या, तो इसको कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। कैसे कहेंगे, परिमित। ठीक है, तो दो तरह की समांतर श्रेणी होती है, एक अपरिमित जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है, और एक परिमित जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये a4 है, इसके बाद क्या आएगा, a5 आएगा, इसे ऐसे करके यहाँ पर ये पद आता है 75। तो ये कह रहा है मतलब कि ये जो 75 है, मेरे कहने का मतलब ये कितने नंबर पर आएगा, तो मान लेते हैं n वें नंबर पर आएगा भाई। a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 ऐसे ऐसे जाते जा रहे हैं, तो 75 है वो कितने नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, पांचवें नंबर पर 25 आएगा, छठे नंबर पर 36 आएगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो ये 75 कितने नंबर पे आएगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमको नहीं पता है, हम क्या मानते हैं, n वें नंबर पर आएगा, इसीलिए ये जो अंतिम पद कहलाता है यही क्या कहलाता है, आपका n वां पद कहलाता है। ठीक है नहीं, अंतिम पद, यहाँ पर तो ये अंतिम है क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है, n वां पद, यहाँ पर क्या लिखना है, n वां पद, तो ये जो अंतिम वां पद है इसी को क्या कहते हैं, n वां पद कहते हैं। यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में जो लास्ट वाला पद है यहाँ पर क्या कहलाएगा, n वां पद कहलाएगा। n वां पद, n वां मतलब दूसरा, हाँ आप कह सकते हैं 25वां पद है, 15वां पद है, 16वां पद है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब यही हमें मान निकालना है कि ये n वां पद कैसे निकाला जाता है, यानी कि ये जो n का मान है, यहाँ पर तो n वां पद आपको दे दिया है 75 है, लेकिन ये n का मान क्या है, कितने नंबर का पद है ये, जैसे ये चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का, तो ये कितने नंबर का पद है, तो यही हमको यहाँ पर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ प्रथम पद समझ में आया होगा, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी को कैसे चेक करते हैं, मैंने अभी चेक की शुरुआत में, और फिर आती है तो सामने आपको समांतर श्रेणी एपी लिखना है, और उसका जो ये समान अंतर आता है सभी का, यही क्या होता है, आपका सार्वांतर होता है, और यही आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस समांतर श्रेणी को एक जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं व्यापक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखते हैं। अब हम देखते हैं एपी का व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ पर एपी का जो व्यापक रूप है वो क्या आएगा, देखिए जैसे हम संख्याओं से ही बनाते हैं। देखिए मैंने अभी संख्या लिखी थी 3 6 9, या 3 का पाड़ा भी लिख दीजिए आप, 3 12 15, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। अब ये संख्या कैसी है, देखिए 3 में 3 जोड़ने पर 6 आया, मतलब +3 जोड़ा। इसी प्रकार आपने प्लस वापस 3 जोड़ा,
इसी प्रकार आपने +3 वापस 3 जोड़ा, और इसी प्रकार आपने +3 यानी कि 3 को वापस जोड़ा। तो ऐसे ऐसे करके आप 3 जोड़ते जाएंगे, मैंने अभी बताया। तो समान सभी पदों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए क्या है, समान अंतर यानी कि समांतर श्रेणी। तो ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब जिसमें ये क्या है, पहला पद प्रथम पद यानी कि a का मान है, ये क्या मान है, a का मान, और ये जो समान अंतर आया है इसी को अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, सार्वअंतर यानी कि d का मान है ये, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये a का मान है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, a लिख देता हूँ। शुरुआत में मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, a। भाई प्रथम पद आता है समांतर श्रेणी में, एपी का व्यापक रूप का मतलब क्या है, दुनिया में जितनी भी समांतर श्रेणी है वो सब इसी के रूप में होगी, इसी के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो a है, a यहाँ पर क्या है, 3 आया है, तो यहाँ पर मैं 3 की जगह क्या लिख देता हूँ, a लिख देता हूँ, ठीक है, a लिख दिया। फिर इस a के बाद में जो अगला पद यानी कि इस 3 के पास जो अगला पद आया वो क्या आया है, 3 में आपने क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, यानी कि 3 + 3 किया है, ठीक है। अब 3 तो क्या है, प्रथम पद यानी कि a का मान है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a। फिर ये जो +3 है, ये +3 किसका मान है, d का मान, यानी कि जो 3 जोड़ा है आपने ये d का मान है, यानी कि प्लस और 3 क्या है, d का मान है, ठीक है। तो ये जो अगला पद आया वो क्या है, a + d के रूप में। तो आप कह सकते हैं प्रथम पद a है तो अगला पद क्या आएगा, a + d के रूप में आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अब आप आगे बढ़िए, तो देखिए अब इस 9 को कैसे आपने प्राप्त किया था, इस 6 में क्या किया था आपने, 3 जोड़ा था, तो ये 6 क्या है, 3 + 3 है, और 3 + 3 का मतलब क्या है, a + d है। तो आपको 9 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 6 में 3 जोड़ना है। अब 6 तो a + d है, और इसमें आपको 3 जोड़ना है। अब 3 क्या है, सार्वअंतर यानी कि d है, तो यानी कि इस a + d 6 में आपको 3 जोड़ना है यानी कि d जोड़ना है। अब इसका आप अनुमान लगाइए क्या आएगा, यानी कि इसको आप इसको जोड़िए तो क्या आएगा, a + d, ये 1 d और ये 1 d मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 d। तो आप कह सकते हैं जो 9 आएगा वो कितना आएगा, a + 2d। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a + 2d। तो आप देख सकते हैं ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये भाई a1 है, और ये क्या है, a2 है, ये जो अगला पद आया ये क्या a3 है। इसी प्रकार आप आगे भी जा सकते हैं। ये जो 12 है, 12 कैसे आया है, 9 में 3 जोड़ा, 9 में 3 जोड़ा, और 9 क्या आया है, a + d आया भाई, a + 2d आया है 9, और 3 जोड़ने का मतलब सार्वअंतर d जोड़ना है, यानी कि आप यहाँ पर d जोड़ दीजिए। तो ये a + 2d और d कितना हो जाएगा आपका, 3d हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो ये 12 है वो क्या है, a + 3d है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 को a + 3d लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जनरलाइज कर रहे हैं, यानी कि चरों, ये जो अचर हैं यहाँ पर संख्या है, इनकी जगह आप चर मान दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, एक जनरल फॉर्म हो जाएगी, एक व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब आप इसी पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये a है, a में d जोड़ा तो a + d, फिर a + d में वापस आपने d जोड़ा तो a + 2d, फिर a + 2d में आपने d जोड़ा तो क्या आया, a + 3d आया, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको प्रथम पद पूछा तो a लिखा, फिर दूसरा पद लिखा तो a + d लिखा, फिर तीसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद है, ठीक है। तो a + 2d, और ये आपका क्या है, चौथा पद है, ये आपका चौथा पद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर d जुड़ता जा रहा है, इनके पदों का बीच का अंतर क्या है, d है। तो आगे क्या आएगा, आप दिमाग लगाइए, a + 2d, a + 3d, तो a + 4d, a + 5d, और ऐसे ऐसे करते आप आगे तक पहुँच जाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे करके आप अंत में पहुँच जाए, ऐसे ऐसे करके आप अंत में भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। अब मेरे को बताओ, मैं यहाँ पर nवा पद लिखना चाहता हूँ, nवा पद क्या लिखेंगे, nवा पद लिखेंगे। nवा पद का मतलब क्या है, कितने नंबर वा पद है। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब मेरे को ये पता नहीं कि कितनेवा नंबर का है, तो मैंने उसकी जगह क्या कह दिया, nवे नंबर का मेरे को यहाँ पर पद बताओ क्या आएगा, nवे नंबर का पद। आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले पद के लिए आपने a लिखा, दूसरे पद के लिए आपने a + d लिखा, ठीक है। दूसरा पद तो d का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है। फिर आपने तीसरा पद, देखो a तो सभी में कॉमन है, a तो सभी में है, तो वो वहां पर भी आएगा a। यहाँ पर a जो है उसके साथ में जो d लगा हुआ है उसकी ओर ध्यान देना है। पहले पद के लिए d का गुणांक, दूसरे पद के लिए d का गुणांक 1, तीसरे पद के लिए d का गुणांक 2, चौथे पद के लिए d का गुणांक 3 है, 5, ये पांचवा है भाई, ये पांचवा पद, पांचवें पद के लिए d का गुणांक जो है वो क्या है, 4 है, और छठे पद के लिए जो d का गुणांक है वो क्या है, 5 है। तो कहने का मतलब है जितने वे नंबर का पद है उसमें d का गुणांक है वो 1 कम कर देना है। यानी कि यहाँ पर तीसरा पद पूछा है तो a + 2d, आपको पांचवा पद पूछा है a + 4d, d का 1 गुणांक कम कर देना है। यहाँ पर आपको छठा पद पूछा है तो a + 5d, 6 में से 1 घटा दीजिए 5 आ जाएगा। इसी प्रकार सातवां पद a + 6d, इसी प्रकार 12वां पद a + 11d,
इसी प्रकार आपको 14वां पद a प्लस 13d, 50वां पद a प्लस 49d। जितना भाई नंबर का पूछा है a प्लस करिए और d है नहीं उसका गुणांक जो है वो 1 कम कर दीजिए। मैं पूछता हूं कि बताओ मेरे को भाई a 100वां पद क्या आएगा, तो क्या करेंगे ये 100वें पद के लिए a प्लस, यहाँ पर d का गुणांक 6, ये छठा पद है तो d का गुणांक 1 कम, तो 100वां पद है तो d का गुणांक 1 कम यानी कि 99, और यहाँ पर लिखेंगे d। तो अब मैंने आपको क्या पूछा nवां पद, तो nवां पद कैसे आएगा a प्लस d, यहाँ पर लिखेंगे और d का गुणांक क्या आना चाहिए n से 1 कम यानी कि n माइनस 1। देखिए ना आप, तीसरा पद a प्लस 2d, तीसरे के लिए आपको 1 कम करना है d का गुणांक, 4 के लिए यहाँ पे d का गुणांक 1 कम करना है, 5 के लिए यहाँ पर भी d का गुणांक 1 कम करना है। ऐसे ऐसे करके nवें पद के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, d का जो n से 1 कम कर दिया गुणांक, d का जो गुणांक है वो n से 1 कम कर दिया यानी कि n माइनस इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब यही क्या है, यहाँ पर nवां पद है, nवां पद। तो आप देख सकते हैं जो nवें पद का जो सूत्र आया है, जो nवें पद का सूत्र आया वो सूत्र क्या आया, मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख देता हूँ। देखिए an बराबर वो nवां पद है और वो क्या आया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। nवां पद हमें कितने नंबर वा पद है ये हमें पता नहीं है, तो हमने इसको n मान रखा है। और ये यहाँ पर सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ये सूत्र है। इस सूत्र से ही हमें किसी भी समांतर श्रेणी दिए जाने पर उस समांतर श्रेणी का कितना भी नंबर का अगर पद पूछे तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और ये होता है आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। ये क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ऐसे करके आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये d क्या है सार्वधातुक और ये क्या है प्रथम पद है। ठीक है, तो ये होता है व्यापक रूप और ये होता है समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र होता है। आपको याद रखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये कैसे आया, ऐसे ही इस पैटर्न को फॉलो किया तो वहां पर हमने पता चला कि यहाँ पर जो d का गुणांक आएगा nवें पद के लिए वो n से 1 कम आएगा। यहाँ पर छठा था तो n से 1 छठे से कम यानी कि 5 आया, तो वहां पर n है तो n से 1 कम यानी कि n माइनस 1 आ गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an का सूत्र होता है। याद रखना किसी भी समांतर श्रेणी के लिए nवें पद का सूत्र यही होता है। तो ये होता है एपी का व्यापक रूप। ठीक है, अब इस व्यापक रूप को देखकर हम ये पता कर सकते हैं, यानी कि ये हमें समझ में आता है कि किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए या फिर किसी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब 2 वो कौन कौन सी, 2 जिसमें एक है a यानी कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और एक है आपका d। देखिए नहीं, इस व्यापक रूप में a और d ही आपको दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है यदि आपको एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया जाए और उस समांतर श्रेणी का अगर आपको सार्वधातुक भी दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस d दिया जाता है, तब आप समांतर श्रेणी आराम से बना सकते हैं इस को फॉलो कर। यानी कि ये जो व्यापक रूप है इस रूप को फॉलो कर आप a लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम पद आपको 3 दे दिया तो यहाँ पर आप a की जगह 3 लिखेंगे और सार्वधातुक आपको मान लीजिए 4 दे दिया। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे अगला पद, तो a प्लस डी यानी कि पहला पद 3 था तो इस 3 में 4 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 4 7। फिर इस 3 देखिए ये a का मान मान लीजिए 3 दिया हुआ था और d का मान मान लीजिए 4 दिया हुआ था। समांतर श्रेणी क्या बनेगी, इसको फॉलो कराइए, 3 और d का मान 4 है तो a प्लस डी यानी कि 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार इससे अगला पद क्या है, इसमें सार्वधातुक जोड़ा तभी आया, यानी कि इसमें सार्वधातुक 4 को जोड़ेंगे तो 11, इसमें ऐसे जोड़ेंगे तो 15, इसमें वापस सार्वधातुक जोड़ेंगे तो 19। तो ऐसे ऐसे करके ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। कहने का मतलब है समांतर श्रेणी में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, प्रथम पद और सार्वधातुक। अगर दे दिया जाए तो आप समांतर श्रेणी में जो भी पूछा है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी से जुड़ी हुई जो शब्दावली है आपको समझ में आई होगी। nवां पद, प्रथम पद, सार्वधातुक और समांतर श्रेणी कोई संख्या सूची या संख्या जमावट दी जाती है संख्याओं की। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं या कैसे पता करते हैं कि वो समांतर श्रेणी है, आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबा दीजिए और उसके पास वाले घंटी भी दबाइए। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही रखते हैं। इसके अगले भाग यानी कि पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, कि nवां पद कैसे निकाला जाता है, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, और अगर आपको प्रथम पद और ये सार्वधातुक दे दिया जाए तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हम इसके भाग 2 में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हम इसका भाग 2 जल्द ही लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको एक ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।